आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन क्या है? नौकरी, बिजनेस, प्लॉट लेना, कोई इन्वेस्टमेंट? नहीं, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है आपकी शादी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, जितने भी बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को मैं सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, वो भी एग्जैक्टली यही कहते हैं। और पाकिस्तान में 3 दिन के शादी के फंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे कि पूरा पाकिस्तान ही अमीर है। महंगे महंगे फंक्शंस हो रहे हैं, हवा में पैसा लुटाया जा रहा है जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। और हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी, कुछ सालों के बाद वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे एज अ सोसाइटी हम फेल होते हैं, क्योंकि शादी के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग से दूर हमें सिंपल मैरिज प्लानिंग के बारे में भी कभी नहीं बताया गया और ना हम इसके ऊपर बात करना पसंद करते हैं। शादी के 3 दिन तो हम बड़ी प्लानिंग करते हैं कि हम ये करेंगे, हम इसको बुलाएंगे, हम ये खर्चा करेंगे, लेकिन शादी के बाद हम क्या करेंगे, अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारेंगे, इसके ऊपर ना हमें बताया जाता है और ना हमें कोई ऐसी एग्जाम्पल हमारे सामने है जिसको हम फॉलो कर सकें। जिससे एवेंचुअली जो 3 दिन है शादी के, वो तो अच्छे खासे गुजर जाते हैं, लेकिन उसके बाद पूरी ज़िंदगी डिसफंक्शनल हो जाती है। और एक डिसफंक्शनल फैमिली में से जो बच्चा निकलता है वो भी डिसफंक्शनल होगा और आगे जाके जिससे इंटरेक्ट करेगा उसको भी डिसफंक्शनल करेगा। तो हमें ये सिर्फ फाइनेंशियली प्लानिंग तक महदूद नहीं करना, बल्कि अपनी मैरिज प्लानिंग के ऊपर भी काम करना है। और इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं 2 प्लानिंग्स के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 मैरिज प्लानिंग, यानी शादी के 3 दिन के बाद आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे प्लान करना है ताकि जो आपका रिश्ता है वो ऐसा हो कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे खुशहाल तरीके से गुजारें, खुद को प्रोडक्टिव फील करें और अपनी सोसाइटी के अंदर एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करें ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। एंड द सेकंड थिंग इज़ फाइनेंशियली प्लानिंग, यानी एक्चुअल में आप अपने पैसे के साथ क्या करें, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे सेविंग करें, कौन से फंड्स बनाएं ताकि आपको ज़िंदगी भर कभी भी पैसे का प्रॉब्लम ना हो। तो जो लोग शादी करने का सोच रहे हैं या फिर इंगेज्ड हैं या फिर अभी शादी के कुछ अर्ली टाइम्स के अंदर हैं, तो ये वीडियो स्पेशली मैंने उनके लिए बनाई है ताकि वो अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर सकें। और जो लोग मेरी तरह काफ़ी अरसे से शादीशुदा हैं उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। एंड बिफोर वी डू दैट, मेरा नाम ज़िशान है। उस चैनल के ऊपर मैं उन सब चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ कि जो रोज़मर्रा में आपको पेश आती हैं या आपको दुश्वारी होती है। मेरा मेजर फोकस है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन क्या मिलेगी? भाई आप इन्वेस्टमेंट करो, 10-20 साल के बाद जाके आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, जहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से आप फाइनेंशियली फ्री तब तक नहीं हो सकते जब तक आप अपनी पूरी लाइफ को रीडिज़ाइन ना कर सकें। उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, आपका माइंडसेट आता है, आपकी हैबिट्स आती हैं, आपका अर्निंग पोटेंशियल आता है, आप कैसे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जब तक फिक्स नहीं होंगी, आपका नॉलेज फिक्स नहीं होगा, तब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। और इसी के अराउंड मेरा पूरा चैनल है। मैं कोई ना कोई टॉपिक उठा के इसके ऊपर बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों को ब्रॉडर सेंस दी जाए। सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के पीछे नहीं भागना, बल्कि अपनी पूरी लाइफ को रीडिज़ाइन करना है। तो अगर इस तरह का कंटेंट आपको थोड़ा सा भी रेजोनेट करता है, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी शक्ल आपको नजर आती रहे। नाउ बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैरिज प्लानिंग। और ये मैंने वीडियो का पहला पार्ट क्यों रखा है कि जितने भी आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मिलेंगे, यूट्यूबर्स मिलेंगे, वो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में तो बता रहे हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ से पैसे निकालें, कहाँ पे पैसे डालें एंड ऑल दैट गुड स्टफ। बट जब तक आपका घर फिक्स नहीं होगा, तब तक आपके पास इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं होगी इन चीज़ों के ऊपर सोचने की, अपने अर्निंग पोटेंशियल को ज़्यादा करने की, इन्वेस्टमेंट्स करने की, वगैरह वगैरह। तो हमें ये चीज़ घर से स्टार्ट करनी है ताकि जो आपका घर है वो डिसफंक्शनल अगर है, तो अगर हम उसको किसी तरीके से फिक्स कर लें, या फिर आपका जो फ्यूचर घर होगा शादी करने के बाद, अगर हम उसकी बुनियाद आज डालेंगे जो कि डिसफंक्शनल जाके घर को ना बनाएं, तो शायद हम अगली जनरेशन को और आपकी बकाया जो ज़िंदगी है उसको हम इस तरह बना लें कि वो एक अच्छी ज़िंदगी हो, खुशहाल ज़िंदगी हो और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो, इन सब चीज़ों के ऊपर बात हो रही हो। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा मसला हमारे माशरे के अंदर आता है वो है मर्द का एज अ प्रोवाइडर रोल। यानी मर्द वो बंदा है जो कि प्रोवाइड करेगा फैमिली को, यानी पैसा ला के देगा। और ये जो कल्चरल स्क्रिप्ट है ना कि भाई जो मर्द है उसने कमा के घर में लाना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है, हम शुरू से भी ये देखते आ रहे हैं। और मर्दों को बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें रियलाइज़ हो जाती है कि भाई हमारा जॉब क्या है कि हम पैसा लाएंगे एंड दैट्स अबाउट इट। शादी के बाद जब हनीमून पीरियड होता है, हनीमून पीरियड मतलब कि जब भी कोई चीज़ भी आप स्टार्ट करते हैं, नहीं स्टार्ट करते हैं, तो आप अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। आप अपने जो वीक पार्ट्स होते हैं, जो बुरे पार्ट्स होते हैं, आप उनको छुपाने की कोशिश करते हैं, उनको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपना अच्छी साइड दिखाते हैं ताकि अगले बंदे को लगे भाई आप गुड हो, आप एक्टिवली उस रिश्ते के ऊपर काम कर रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन जब ये हनीमून पीरियड फेड ऑफ होता है, तब आप एक नॉर्मल लाइफ में आना स्टार्ट हो जाते हो। जब नॉर्मल लाइफ में आना स्टार्ट हो जाते हो, तब आप इमोशनली डिटैच हो जाते हो अपने पार्टनर के साथ। और यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका जो डिसफंक्शनल फैमिली का जो वो पूरा एक सिस्टम था ना, वो उसका जो आगाज़ है वो यहीं से होता है। और ये फेलियर सिर्फ करेक्टर का फेलियर नहीं है, बल्कि ये आपकी ट्रेनिंग का भी फेलियर है। यानी आपकी सोसाइटी और कल्चर ने आपको कभी इमोशनल इंटेलिजेंस बताई नहीं। यानी आपके रिलेशनशिप के अंदर आपने
कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे कम्युनिकेट करके उसको हल करना है। यानी अगर कोई एक प्रॉब्लम किसी में आ गई है, बजाय इसके कि आप एक दूसरे पे चीखें, एक दूसरे से लड़ें या फिर बिल्कुल साइलेंट हो जाएं, आप इन दोनों चीज़ों को ख़त्म करके आपस में बात करके चीज़ों को हल कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर हमें नहीं बताया गया। और मोस्टली जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने बड़ों से सीख रहे होते हैं। जब वो जिस तरह इन कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, जिस तरह इनको टैकल कर रहे होते हैं, हमारे अंदर सबकॉन्शियसली ये चीज़ें आती रहती हैं। और जब हम बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, ये हमारे एक्शंस हैं। लेकिन ये हमारे एक्शंस नहीं होते, ये हमारे पेरेंट्स जिन जिन लोगों को हमने देखा था, हम उन चीज़ों को ही कॉपी करके आगे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहेगा। इट्स नॉट अ प्राइवेट मैटर एनी मोर, बिकॉज जब तक आप अपने घर को डिसफंक्शनल रखेंगे तो आपके जो बच्चे हैं वो किस्म का सोख कर रहे हैं हर चीज़ को। वो आपका जो घर है ना, वो किस्म का सॉफ्टवेयर है कि वो इन बच्चों के दिमाग के सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, लिखा जा रहा है सॉफ्टवेयर। तो अगर वो सॉफ्टवेयर इस चीज़ों पे लिखा जा रहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उनसे अवॉइड करते हैं या लड़ते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो उसके अंदर ये बग्स आ रहे हैं, बच्चे के अंदर ये जो बग्स हैं वो इंस्टॉल होते जा रहे हैं। तो जब वो बच्चा बड़ा होगा, जब वो बच्चा बाहर जाके दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा, दूसरे बच्चों के साथ, जब बड़े होकर दूसरे दोस्तों के साथ जब शादी करेगा, तो वो अपने बग्स उन दूसरे बच्चों को, दूसरे दोस्तों को, अपने पार्टनर को देगा। तो आपका ये सारा मसला घर से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपके घर में मसले मसाइल हैं, आप बीवी से लड़ रहे हैं, या आप दोनों की आपस में बन रही, तो ये प्राइवेट मैटर है। इट्स नॉट अ प्राइवेट मैटर एनी मोर। इट्स गोइंग टू अफेक्ट नॉट जस्ट योर किड्स, बल्कि आपकी वो जिन जिन लोगों से जाके मिलेंगे, जिन जिन लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उनका भी ये प्रॉब्लम है। तो फाइनेंशियली प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट्स करना, ये चीज़ें तो तब दिमाग के अंदर आएंगी जब हम ये चीज़ों को फिक्स करेंगे। और मोस्टली लोग सिर्फ इन चीज़ों के अंदर घिरे रह जाते हैं कि इतने घर के मसाइल होते हैं, इतना घर का माहौल इतना बुरा होता है कि वो अपनी नौकरी से बढ़ के कोई चीज़ सोच ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। वो 9 to 5 के सर्कल में फंस के रह जाते हैं और उनको लगता है कि भाई यही ज़िंदगी है, घर जाएंगे तो वो टेंशन रहेगी। और वो उस मेंटल, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो लिमिटेड, उसके पास रिसोर्सेज हैं। अगर वो आधा उसकी रिसोर्सेज जा रही है 9 to 5 में, आधी रिसोर्सेज जा रही हैं घर के मसले में, तो देयर इज़ नो रूम लेफ्ट फॉर आपके कोई जाके आप साइड हसल करें, कोई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखें, कोई नई चीज़ सीखें, बिकॉज नाउ योर ब्रेन इज़ पीक्ड और उसमें सब कुछ यही चीज़ डाली जा रही है, इंस्टॉल की जा रही है, और वो एक किस्म का प्रेशर बनता जा रहा है। वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं जाके निकलेगा आपकी लाइफ के अंदर, और आपको काफ़ी मसले होंगे। तो दिस इज़ द कोर फंडामेंटल थिंग दैट वी नीड टू फिक्स बिफोर मूविंग ऑन टू द फाइनेंशियल पार्ट्स या फिर आप मनी पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। और इसको हम फिक्स भी ऐसे ही कर सकते हैं कि हमने इमोशनल इंटीमेसी लानी है। यानी फिजिकल इंटीमेसी का तो सबको पता होता है, लेकिन इमोशनल इंटीमेसी भी लानी है कि भाई मैंने अपने पार्टनर से पूछना है कि उसका घर का माहौल कैसा था, मेरे घर का माहौल कैसा है, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन मैं आपको प्राइम एग्जांपल देता हूँ कि अक्सर क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं, अगर वो अपने फादर के साथ कहीं पे जा रही हैं, तो उनके जो, अगर वो बोलें कि अच्छा ये मैं चीज़ भूल गया था, वो कहे मैं ये चीज़ भूल गई थी, तो उनके जो फादर ना वो रिएक्ट करते हैं कि यार तुम्हें ये चीज़ याद नहीं रही, तुम्हें चीज़ उठा के नहीं लाई। नाउ दैट ट्रिगर्स अ वेरी नेगेटिव थिंग ऑन गर्ल्स, बिकॉज वो जब जाके इस चीज़ को फिक्स नहीं करेंगी, वो अपनी शादी के अंदर जाके ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, स्ट्रेस आएगी, वो अपने आप को बुरा फील करेंगी। बट एज अ हस्बैंड, अगर जब आपकी बीवी आपके साथ जा रही है और वो कोई चीज़ भूल जाती है, अब आपको पता है कि ये चीज़ होती है, नाउ यू कैन कंट्रोल ऑन दैट फैक्ट कि भाई अगर वो चीज़ भूल गई है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, हर इंसान भूल जाता है। आप कहो कि अच्छा यार हम वापस जाके ले आते हैं, आपके जहाँ पे 10 मिनट लगने थे अब 15 मिनट लग रहे हैं, तो दैट्स फाइन। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपने ओवरकम करनी होती हैं। और ओवरकम आप कैसे कर सकते हैं? आपस में कम्युनिकेट करके। आप शादी से पहले तो ये डिसाइड करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करें कि भाई हम यहाँ पे जाएंगे फिरने, हम यहाँ पे घूमने जाएंगे, 3 दिन में हम ये कपड़े पहनेंगे, इस कलर के कपड़े पहनेंगे। लेकिन हम कभी भी ये डिसाइड नहीं करते कि शादी के बाद हमने कैसे रहना है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे उनको कैसे रिजॉल्व करना है। ये चीज़ें मेरे घर में हो रही थी, ये चीज़ें आपके घर में हो रही थी। तो ये 2 डिसफंक्शनल फैमिलीज़ हैं, हमने इन 2 डिसफंक्शनल फैमिली की जो बैड चीज़ें हैं हमने उनको निकालना है, हमने पॉजिटिव चीज़ें लानी है, ताकि इट्स नॉट फॉर अस बिकॉज हम तो खुश रहेंगे, इट्स फॉर आवर किड्स एज वेल, कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी बेहतर है। बिकॉज वो बेहतर रहेगी तो वो जाके अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेगी, कोई एजुकेशनल चीज़ों के बारे में सोचेगी। अगर उसको घर से इतनी स्ट्रेस मिल रही है तो दे वो प्रॉब्ली नॉट गोना डू अ लॉट वेल इन देयर लाइव्स, और उनकी ज़िंदगी के अंदर वो एक चीज़ रहेगी जिसकी वजह से वो हमेशा से डिसफंक्शनल रह सकते हैं। तो हम अपने बच्चों को जायदादें देते हैं कि भाई ये जायदाद आपके नाम है, हम फोत हो गए तो ये पैसे आप रख लेना, गोल्ड रख लेना। तो मेरे ख्याल से हमें उनको ये चीज़ें देने की बजाय एक अच्छा माहौल देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि जब वो बड़े हों तो इट्स गोइंग टू बी देयर बिगेस्ट एसेट, नॉट द प्लॉट्स एंड ऑल दैट, द फिजिकल मनी।
अब मूव ऑन करते हैं कि फाइनेंशियली प्लानिंग आपने कैसे करनी है शादी की। अब अगर मैं मान के चलूँ कि एक पाकिस्तान में जो एक नॉर्मल शादी होती है, जो मिडिल क्लास लोगों की शादी होती है, वो 30-40 लाख रुपया लगाते हैं, जिसके अंदर आपके फंक्शंस होते हैं, लोगों के खाने होते हैं, प्री कोई फंक्शन हो रहा है, कोई पोस्ट फंक्शन हो रहा है, गोल्ड लिया जा रहा है, तो आपका 30-40 लाख रुपया लग जाएगा। अब उसमें ये आर्गूमेंट है कि भाई गोल्ड एक एसिड है, तो इट्स नॉट अ बिग कॉस्ट, लेकिन गोल्ड आपका एसिड है, लेकिन शादी जब आपकी होती है, जब आपके अर्ली डेज होते हैं, तो आपको वो एसिड चाहिए, उस तरह का कोई चीज़ चाहिए जो कि आपको कैश प्रोड्यूस करके दे रही है, यानी आपका जो कैश फ्लो है उसको बेहतर कर रही है। गोल्ड आपके पास एक एसिड है, वो जब कोई बुरा टाइम आएगा आप उसको बेचोगे तब आप पैसा कमा सकते हो, वरना उसके बगैर आप पैसा नहीं कमाओगे। और एक इसको मैं आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो एक सबसे बुरी मुझे चीज़ लगती है कि शादियों के अंदर पैसा लुटाया जा रहा है, यानी एक वो चीज़ जिसकी वजह से हम रात दिन सोते नहीं हैं, हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस है कि हमें पैसा ज़्यादा मिले, हमने पैसा ज़्यादा कमाना कैसे है, हम एक साइड हसल्स कर रहे हैं, हम हमेशा पैसे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसे फंक्शंस पर जाते हैं तो हम पैसा लुटा रहे हैं, यानी उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और ये किस्म की इनसिक्योरिटी है कि लोग मुझे देखें कि मैंने कितना पैसा लुटाया, जितना मैंने पैसा ज़्यादा लुटाया होगा मैं उतना ज़्यादा अमीर लगूंगा लोगों की नज़र के अंदर। तो ये पॉवर्टी माइंडसेट है जो लोगों के अंदर डीप रूटेड इनसिक्योरिटी है कि भाई लोगों को दिखना चाहिए मैं अमीर हूँ, शायद मैं अमीर हूँ या नहीं, लेकिन लोगों अगर वो बिलीव कर ले मैं अमीर हूँ तो आई एम गुड विद दैट। तो जब तक ये पॉवर्टी माइंडसेट ख़त्म नहीं होगा तब तक हमें बड़े मसले मसाइल आएंगे। तो सबसे जो बड़ी लानत है हमारे कल्चर के अंदर इस टाइम वो ये कि पैसे फेंकना, इतना पैसा फेंका जा रहा है जो कि मेरे ख्याल से अगर आप इन्वेस्ट कर दें या फिर उनको बोलें भाई इतना पैसा फेंक दो मुझे दे दो, मैं कहीं पर इन्वेस्ट कर देता हूँ, इट्स गोना चेंज योर होल लाइफ। तो बिफोर मूव ऑन टू द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द वीडियो, मुझे ये चीज़ एड्रेस करना ज़रूरी थी कि आप अपनी शादी की जो फाइनेंशियल प्लानिंग जब कर रहे होते हैं तो आपने सारा फोकस जिन रखना है कि 30-40 लाख में मैंने लेविश फंक्शन करना है, लोगों को बुलाना है, खाना खिलाऊंगा ताकि वो लोग मेरी पूरी ज़िंदगी वाह वाह करते रहें। कोई भी वाह वाह नहीं करेगा, 1-2 महीने के बाद वो आपको उल्टा ये कह रहे होंगे यार खाना ठीक नहीं था, उसने ये पहना हुआ था, उसका मेकअप ऐसे था। तो ये नेगेटिव चीज़ें आपको ज़िंदगी में तंग करेंगी। तो वाई यू स्पेंड मनी ऑन पीपल हु यू डोंट लाइक। I hope that makes sense. Now, if we move to the financial part of the video, जहाँ पे अगर हम नंबर रन्स करें, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 30 से 40 लाख की शादी है, 40 लाख की शादी मान के चलते हैं, और आप 40 लाख की शादी ना करें और आप एक 10 लाख की शादी कर लें, एक नॉर्मल शादी, इसमें आप कुछ अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स को बुलाएं, उनको खाना खिलाएं, को 1-2 तोले गोल्ड ले लें। और गोल्ड ऑफ कोर्स काफ़ी महंगा हो गया, आप अगर 1 तोले भी गोल्ड ले लेते हैं और बाकी की शादी कर लेते हैं, स्टिल यू हैव 1 तोला गोल्ड एंड स्पेंड सम मनी ऑन फूड एंड एवरीथिंग। आपके पास 30 लाख रुपया बच गया। अगर हम ये मान के अभी चाह रहे हैं कि 30 लाख आपके पास बच गया, वो 30 लाख आप कहीं पे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट भी ना करें, आप सिर्फ लो रिस्क म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दें। वो 30 लाख आपको साल के अंदर, 1 साल के अंदर ऑन अ वेरी लो एंड 3 लाख रुपया कमा के देगा। यानी 3 लाख का मतलब है कि अगर आप टैक्सेस भी दे दें, सारा जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो भी दे लें, आपको 20 से 25 हज़ार रुपया पर मंथ बचेगा। यानी अगर आपकी 1 लाख रुपया तनख्वाह है तो अगर आपको 20-25 हज़ार रुपया आ रहा है तो दैट इज़ 20% to 25% इंक्रीमेंट ऑन योर सैलरी। आप पूरा 1 साल काम करते हैं, रगड़ते हैं, उसके बाद जाके आपको 5 से 10% इंक्रीमेंट मिलता है, और वो भी अच्छे बड़ी कंपनीज़ के अंदर। छोटी प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर आपको ये सहूलत भी नहीं मिलती। तो जब आप इतना काम करने के बाद 5-10% इंक्रीमेंट ले रहे हैं तो क्यों ना आप अपने उस पैसे को इन्वेस्ट करके अपनी इनकम को 20-30% कर लें, ताकि आपको कल को फ़ायदा आए। आप अपने बच्चे की फ़ीस दे सकते हैं, अपने पेट्रोल का खर्चा दे सकते हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं, वो चीज़ें दे सकते हैं जो कि शायद आपको पूरी ज़िंदगी काम आती रहें, बजाय इसके क्या वो एक दिन में वो सारा पैसा लगा दें। तो इस चीज़ के ऊपर सोचना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज मोस्ट पीपल थिंक कि भाई हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, हम प्लॉट ले लेंगे, हम गोल्ड ले लेंगे, हम ऐसी चीज़ें ले लेंगे, विच इज़ फाइन, आपको वो इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। दिस वीडियो इज़ अबाउट कि हमें फाइनेंशियली प्लानिंग कैसे करनी है, मैरिज प्लानिंग कैसे करनी है। उसमें आपको कैश फ्लो वाले जितने एसेट्स हैं आपने उसके ऊपर फोकस करना है, बिकॉज कैश फ्लो से आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी, भाई मेरे घर भी चल रहा है, मेरी जो नौकरी आ रही है उसमें से पैसा आ रहा है, उसमें से पैसा नहीं भी आएगा तो फाइन, आई कैन सर्वाइव फ्यू डेज फ्यू मंथ्स विदाउट दैट एज वेल, कि जब तक मेरी चीज़ें सॉर्ट नहीं होती मेरे पास एक कैश फ्लोइंग एसेट है। और कैश फ्लोइंग एसेट के अंदर आपकी मनी मार्केट आता है और स्टॉक मार्केट आती है। इसके ऊपर मैंने बेतहाशा वीडियोस बनाई हुई हैं, एंड आई विल रिकमेंड गो चेक आउट दिस वीडियो कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप कैसे हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। मैंने उसमें एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की हुई है कि कौन सा फंड में डिस्कस करना है, इन्वेस्ट करना है अगर आपने, तो उसको कैसे देखते हैं, वो हाई रिस्क है तो क्यों हाई रिस्क है, अगर उसने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई हैं। इस टोटली शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करता हूँ, जो शरिया कंप्लाइंट की इन्वेस्टमेंट्स नहीं
करेंगे, मैं उनके ऊपर बात बिल्कुल भी नहीं करता। सो यू कैन चेक आउट दिस वीडियो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो शादी के बाद आपको अपनी थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। उसके लिए आपको फंड्स बनाने हैं। जैसे आप गोरों के अगर कोई सीजन वगैरह देखते हैं, उसमें कहते हैं यार मेरे बच्चे का कॉलेज फंड है, ये हमारा इमरजेंसी फंड है, तो हमने उसी चीज़ को कॉपी करना है, कोई चीज़ कॉम्प्लिकेट नहीं करनी। लेकिन हमने ये जो फंड्स है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट देखनी है हमने कहाँ कहाँ पे करनी है। द फर्स्ट थिंग इज़ योर किड्स कॉलेज फंड। अब कॉलेज फंड का मतलब क्या है कि आज अगर आप अपने बच्चे को लम्स या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं तो इट्स टू एक्सपेंसिव राइट नाउ, राइट। तो जब वो बड़ा हो जाएगा, 16-17 साल का हो जाएगा, आज से 16-17 ईयर्स लेटर, तो डेफिनेटली वो यूनिवर्सिटीज़ भी इन्फ्लेशन की वजह से अपनी फ़ीस ज़्यादा करती रहेंगी। तो बाय 17 ईयर्स इट गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो आप अगर आज से आप उसकी प्लानिंग नहीं करते तो आपको काफ़ी मसले होंगे, और सिर्फ आपके पैसे ना होने की वजह से आपके बच्चे को जो एक हाई एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन, उससे महरूम रह जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने 10,000 से 15,000 या 20,000 रुपया आपने इन्वेस्ट करना। जितना आपकी सैलरी है उसके लिहाज से आपने डिसाइड करना है कि मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आपने 10,000 15,000 से स्टार्ट करना है, और आपने कोशिश करनी है कि हर महीने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट मैंने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपके पास लॉन्ग बिगर टाइम हॉराइजन है। यानी आपके पास 15 से 16-17 साल हैं, और आप स्टॉक मार्केट में तब भी इन्वेस्ट करें जब आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फॉर यू। और एग्जैक्टली मैं ये कर रहा हूँ कि मेरी एक बेटी है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर महीने 20-25 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करूँ उसके लिए, ताकि बाय द टाइम शी इज़ 17 जो उसकी मैं पैसे जोड़ जोड़ के इन्वेस्टमेंट होगी 20-25-30 लाख रुपया, उसको मैं 1.5-2 करोड़ तक ले जाऊँ। एंड इट्स टोटली पॉसिबल विद 18% ऑन एवरी रिटर्न ऑफ ए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, जो कि आने वाले सालों में शायद ज़्यादा भी हो सकता है या कम हो सकता है। इतना तो आपको मिलेगा, पिछले 20 सालों को इतना, तो आपको आगे भी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि इतना आपको मिल सकता है। तो यू शुड फोकस ऑन योर किड्स कॉलेज फंड, ताकि जब वो बड़ा हो उसके पास चॉइस हो कि मैं कहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ, और उसको वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्रीडम सिर्फ आप ही दे सकते हैं। एंड द सेकंड इज़ इमरजेंसी फंड। यानी आपको ये चीज़ें देखनी है कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल आएंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी, आपका बिजनेस फ्लॉप हो सकता है, तो आपको 6-8 महीने का ऐसा एक पैसे चाहिए जो कि आपके घर को चला ले एटलीस्ट, ताकि आप कोई ऐसी डिसीजन ना ले लें डेस्परेट होके, जो कि आपको बाद में आप उससे रिग्रेट करें। तो आपने क्या करना है कि अगर आपका घर फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख से चलता है, तो आपने उसको 20% बफर देना है। यानी अगर 1 लाख से चलता है तो आप कह लें 1,20,000 से चलता है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 6 से, ये 7 लाख समथिंग रुपीज़ बनेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले मैं अपनी 7 लाख रुपया कुछ साइड पे करूं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है, मेरे 6 महीने तो सॉर्टेड हैं एटलीस्ट। उसमें मैं अपने घर को फिगर आउट कर लूँगा, चीज़ों को, कोई नौकरी ढूंढ लूँगा, कोई बिजनेस का लोन वगैरह ले लूँ, कुछ भी कर लूँगा। 6 महीने मेरे क्लियर हैं, और उसको मैं इन्वेस्ट करूँगा मनी मार्केट, लो रिस्क मनी मार्केट फंड के अंदर, ताकि ये मेरा पैसा का मकसद ये नहीं है कि इससे ज़्यादा रिटर्न आए। इस पैसे का मकसद ये है कि मैं अपने पैसे को सेव कर सकूं, वो पैसा लिक्विड हो, यानी जब भी मैं चाहूँ उसको फ़ौरन निकाल सकूं, ज़्यादा लॉस के अंदर ना निकले, यानी उसमें लॉस ऑलमोस्ट बहुत ही कम होता है। तो ये आपको लो रिस्क के अंदर रखना है, इसको आपको कभी भी हाई रिस्क के अंदर नहीं रखना। एंड द थर्ड फंड इज़ योर पेंशन फंड। आजकल की जो फैमिली डायनेमिक्स हैं वो इस तरह की बन चुके हैं कि इसमें आपके जो बच्चे हैं फ्यूचर में जाके शायद आपको सपोर्ट ना कर सकें, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर इतनी महंगाई हो जाएगी, जो नौकरी के मौके हैं वो कम हो जाएंगे, पैसा कम हो सकता है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे। और ऑन दी अदर हैंड हमारे काफ़ी काम बिजनेसेस, नौकरियाँ ऐसी हैं जिसके अंदर पेंशन के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो आपको ये फ़ंड अपने लिए खुद बनाना है, और उसके लिए आप कहीं भी किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मिज़ान या जो भी एग्जिस्ट करती हैं, HBL वगैरह जो भी हैं, आप उनके साथ जाके अपना VPS यानी वॉलंटरी पेंशन स्कीम का वो जो अकाउंट है वो खुलवा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप टैक्स जो आपका जब भी आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं उसका प्रॉफिट पर टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ पे आप टैक्स फ्री अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और हर महीने 10-15-20 हज़ार रुपये आप उसमें डालते रहें, ताकि जब आप 50-60 साल में जब जाके रिटायर हों, आपके पास एक वो फ्रीडम हो कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और हर साल आपका पैसा कंपाउंड होता जा रहा है टैक्स फ्री, और 60 साल के बाद आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहें। तो जितनी आप इनकम आज कमा रहे हैं अपनी नौकरी से, शायद उससे कई ज़्यादा इनकम आप अपनी रिटायरमेंट के बाद कमा सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीवन। तो आपका VPS अकाउंट सेट होना, पेंशन फंड सेट होना, इट्स द मस्ट। जितने आप छोटी उम्र के अंदर हैं, आप उतना कोशिश करें कि आप उन पेंशन फंड के अंदर इन्वेस्ट करें जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, यानी सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आप रिटायरमेंट के पास आते जा रहे हैं, आपका जितनी इन्वेस्टमेंट है वो लो रिस्क में आनी चाहिए। जो कि मैंने आपको पहले बताया, आपको वो पैसा जो कि आपको
कम ड्यूरेशन के अंदर चाहिए, 1 साल के अंदर, 2 साल के, 3 साल के अंदर, वो लो रिस्क के अंदर होना चाहिए। जितना पैसा आपको जितना दूर चाहिए 10 साल 15 साल के बाद, उतना पैसा वो हाई रिस्क आप ले सकते हैं, बिकॉज हाई रिस्क ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम हमेशा आपको फ़ायदा ही देगा। तो ये थी आपकी शादी की प्लानिंग। इट्स नॉट अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करनी है, पैसे को क्या करना है, सेव कैसे करनी है। ये सब चीज़ें तो आपको शायद पता हो या कि आपको कहीं ना कहीं से समझ आ रही हो, लेकिन द अदर थिंग इज़ द मैरिज प्लानिंग इज़ द मोस्ट क्रूशल पार्ट। कि जब तक आप अपने आप को लर्निंग फेज से नहीं गुजारेंगे, अपने पार्टनर को लर्निंग फेज से नहीं गुजारेंगे, यानी आप खुद रियलाइज़ करें कि हमें ये कमियां हैं और हमने इन चीज़ों को फिक्स करना है। जब तक आप ये खुद चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करेंगे, आप अपने आप को फिक्स कर ही नहीं सकते। और जब तक आप अपने को फिक्स नहीं करेंगे तो आपकी जो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ हैं वो चलती आएंगी, चलती आएंगी, चलती आएंगी, और इट गोना रूइन योर नेक्स्ट जनरेशन एज वेल। तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल हो इन योर फ्यूचर, कि आप जब तक अपने पार्टनर से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स हम पे करते थे, नॉट इन नेगेटिव वे कि हम पे करते थे तो हम बड़े जुल्म हुआ है, बट द थिंग्स दैट क्रिएट्स अ वर्जन ऑफ अस जो कि शायद डिफरेंट वर्जन होता अगर ये चीज़ें हमारे बचपन में ना होती, जिसमें स्ट्रेस वाली चीज़ें थी, जिसमें बार अगर घर में घंटी बज रही है तो आप पे चीखा जा रहा है कि यार दरवाज़ा खोल के आओ। देयर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग दैट। अपने किड्स को इतने स्ट्रेस में डालना, इतना उसको इंसल्ट करना जस्ट बिकॉज कि डोर पे कोई खड़ा हुआ है, उस घंटियाँ बजा रहा है और आप खोल नहीं रहे, तो वो चीज़ आपके घर में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करके और ये चीज़ें करके आप काफ़ी अपने जो घर का माहौल है उसको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर का माहौल बेहतर होगा तो आप अच्छे खासे प्रोडक्टिव हो सकते हैं। बिकॉज अगर मेरे घर का माहौल अच्छा है तो मैं आके काम करूँगा, अपना बिजनेस सेट करूँगा, बिजनेस के बाद जब मैं घर आऊँगा अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारूँगा, उसके बाद आके मैं अपना कंटेंट लिखूँगा, कंटेंट लिखने के बाद मैं कोई साइड हसल की चीज़ें करूँगा। सो आई एम डूइंग ऑल दिस बिकॉज आई माइट हैव अ नॉर्मल फैमिली जो कि होनी चाहिए, डिसफंक्शनल फैमिली नहीं है। तो जब तक आपकी चीज़ें लाइफ में इस तरह होती रहेंगी तो आपके पास मेंटल कैपेसिटी नहीं होगी दूसरी चीज़ें करने की। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन एनी वे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, ताकि एल्गोरिथम को पता लग सके भाई कोई अच्छा कंटेंट था, ताकि जो दूसरे लोग शादी करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, या शादी एक्सपेक्टेशन उनके दिमाग के अंदर है, तो वो एटलीस्ट पता लग सके कि शादी किस तरह चलाते हैं। बिकॉज इट्स जस्ट नॉट अबाउट द 3 days, इट्स अबाउट द होल लाइफ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा।